एक औषधि है। जीराम जी बिल को लेकर राष्ट्रीय डॉक्टर मोहन यादव ने की प्रेस वार्ता। जीराम जी बिल के विषय में दी विस्तृत जानकारी। मजदूरों को 125 दिन कार्य की मिली सौगात। मंडला का नाम बदले जाने पर विरोध। गोंदवाना गणतंत्र पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। कैबिनेट मंत्री संपत्तियां उल्टे का फूका पुतला। अनुभूति कार्यक्रम 2025-26 का शुभारंभ। छात्र छात्राओं को वनों के महत्व की दी जानकारी। मौके पर विधायक बीके पटेल रहे मौजूद। डिजिटल ठगी का हुआ पर्दाफाश। ठगों ने खुद को बताया सीबीआई अधिकारी। ठगों ने खुद को बताया सीबीआई अधिकारी। रायमाला में अचानक लगी भीषण आग। आग के लपटों में 4 दुकानें जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात केंद्र सरकार लेकर आई है, जिसको लेकर अंतर्गत मनरेगा योजना, जिसमें 100 दिन की मजदूरी एक व्यक्ति के लिए तय मानी जाती है और उस योजना का नाम बदलकर अब जीराम जी योजना किया गया है। और साथ ही इसमें मजदूरों को 125 दिन कार्य की सौगात मिली है। इसी योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्रियों की उपस्थिति में जीराम जी बिल के विषय में विस्तृत रूप से बताया है। उनमें उन्होंने कहा है कि पहले इस योजना में 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस योजना में 125 दिन मजदूरी के दिन कर दिए गए हैं और इनमें जो मजदूरी पहले से तय थी उसी आधार पर मजदूरी मिलेगी। साथ ही जल्द ही मजदूरी को भी बढ़ाया जाएगा। ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें मजदूर वर्ग का ध्यान रखते हुए इसमें संशोधन किए गए हैं, ताकि हालांकि इसमें विपक्ष सवाल भी उठाता है, प्रश्न भी करता है, लेकिन सरकार का ये काम है कि वे प्रगतिशील योजनाओं को बनाकर उन्हें लागू करें। एवं अत्यंत मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा जीराम जी जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज्यादा अनुकूलता के साथ, ज्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीजों को जोड़ करके ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। और ऐसे में जब हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के विकासपरक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जीराम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी का आभार भी मानता हूं कि ये सच में समयपूर्ण है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी ने अपनी बात रखी। माननीय हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी यहाँ मौजूद है, खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे बीच में जयपाल चावड़ा जी, यहाँ का आशीष जी, और हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर खास करके केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर विधेयक के संगत एक स्कीम अधिसूचित करने के संबंध में जो अपेक्षा की है, हम उस पर काम भी करेंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे। जिस प्रकार का मुझे बताया गया है कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी और इसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है, तो ये निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ के करने वाला कदम है। इसी प्रकार से अधोसंरचना के लिए भी, जिस प्रकार से स्थायी कामों के लिए इसमें आजीविका सृजित होगी, कौशल उद्यमिता में काम होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं
और खास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन का अधिसूचित करने का प्रावधान है। बुआई कटाई की व्यस्तम और सीमित अवधि को भी इसमें सम्मिलित किया है। और जिस प्रकार से इस अधिनियम में जो भविष्य की संभावना है, अर्थात प्राकृतिक आपदा, असाधारण परिस्थितियों के दौरान विशेष शीतलीकरण, ऐसे कई विनिश्चय करते हुए इसमें गुंजाइश दी गई है, जो हमारे लिए पहले चुनौती रहती थी। और राज्य और केंद्र के मध्य भी राशि की साझेदारी भी इसमें बनाने के लिए बहुत अच्छे से, लगभग ये जो राज्यों के लिए 60-40 का रेशो इसमें रखा है। इसके आधार पर हमारे लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि हमारे यहाँ ट्राइबल का बेल्ट भी है और कई आकांक्षी जिलों के अंदर भी काम होता है, ऐसे में जब हमने तो अपना इसका दायरा बढ़ा करके गौशाला तक जोड़ा है, कहीं तालाब निर्माण से लगा करके गांवों के अंदर के भी जन कल्याणकारी कामों के लिए विस्तृत दायरा लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस अधिनियम का सच में रोजगार का, इसमें कानूनी अधिकार के लिए एक तरह से मौका दिया है। 125 दिन तो उनको दिए ही हैं। अब इस बात को तो किसी से कोई छिपा नहीं सकते कि पहले के इस दिन 100 दिन थे, अब 125 दिन हुए। अब इसमें और आगे जाकर देखें तो वंचितों, विशेषकर महिलाओं को, SC ST को, भूमिहीन परिवारों को विशेष प्रावधान के अंतर्गत इसमें लाभ देने की प्लानिंग की गई है। इसमें अकुशल मजदूरी के लिए दर निर्धारण की भी अच्छी पद्धति लगाई है, जिसमें कहा गया कि अकुशल शारीरिक कार्यों की मजदूरी दरें केंद्र सरकार तय करेगी और जब तक अलग से नई मजदूरी दरें घोषित नहीं होगी तब तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत तय मजदूरी से दरें देंगे। अब ये इसके कई अंदर की चुनौतियों के आधार पर भी जो कठिनाई होती है, और हम सब जानते कि पहले नरेगा था, नरेगा से मनरेगा बना और मनरेगा से जयराम जी बना, तो सुधार और संशोधन तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये अलग बात है कि ठीक है, विपक्ष का काम कुछ बोलना तो बोले, लेकिन सरकार का काम समयोचित निर्णय लेते जाए और खास करके रोजगार न मिलने की स्थिति में भी ग्रामीण परिवारों को मांग प्रस्तुत करने के आधार पर निर्धारित समय सीमा में काम देने की बात भी करी है। और राज्य सरकारें द्वारा दरें और शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने का भी इसमें बाध्यता दे दी गई है। अब ये अपने आप में बड़ा उसका संयोजन करने का, बड़े दायरे में लाने का प्लान किया। और महिलाओं के लिए भी SHG और संकुल स्तरीय संघ CLF के आजीविका क्रियाकलापों के लिए भी नई शुरुआत है। ये अभी तक छूटी हुई थी, जिसमें हमारे वर्क सेट, ग्रामीण हाट अवसंरचनाएं, कौशल विकास केंद्र जो प्रशिक्षण के साथ इस पे काम कर सकते हैं। और अधिनियम में कार्यों को किस प्रकार से लिया है, इसके जल संरक्षण के काम, जिसमें हमने पिछली बार भी जल गंगा संरक्षण अभियान में बड़ा काम किया था, इस बार भी करने वाले, जिसमें चेक डैम, भूमिगत बांध, तालाब, सिंचाई कूप, मृदा नमी संरक्षण, वृक्षारोपण, रूप वाटर हार्वेस्टिंग और इस सड़क, पुल पुलिया, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, विद्यालय भवन और ऐसे कई कामों के साथ मैं तो इसको इस तरह से मानूंगा कि अभी हमारी सरकार ने तो ये वर्ष ही किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया है। और किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने अपने लगभग 15 विभागों के लिए उनकी मजदूरी का भी इसमें साप्ताहिक आधार पर ही 15 दिनों के अंदर मजदूरी देने का निर्णय भी किया हुआ है। अब ये हमारे जो 15 विभाग हैं उसके आधार पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से, चूंकि हमारी आने वाले समय में कृषि विकास दर में बड़ी संभावना है कि हम अब रोजगार पे जाएं, एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्रियों पे, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों पे, दूध उत्पादन पे, मछली उत्पादन पर, कुक्कुट पालन पर, हर एक जगह से जहां किसानों की आय बढ़ सकती है वहां सब जयराम जी का भी लाभ हम उठाना चाहेंगे। इसकी समेकित योजना के लिए कार्य योजना हम बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के साथ साथ इंडस्ट्री वाला भी MSME से लगा करके लघु कुटीर उद्योग में भी हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। और कई प्रयोग हुए भी हैं, बहुत अच्छे प्रयोग हुए, जिसके आधार पर लाभ भी मिलेगा। हमारा जब सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ रहा, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक तरह से ये दूध उत्पादन से भी हम जब 9% से 20% का टारगेट ले रहे हैं,
तो हमारे लिए आज ये बड़ी उपलब्धि रहेगी कि हम गोपालन को, दूध उत्पादन को और इन्हीं के साथ और राज्य के अंदर जैसा जैसा जो हो सकता है उस सब दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं मान के चलता हूं कि वाकई ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो दूरंदाजी निर्णय के लिए जाने जाते हैं, कई सारे सुधार हमारे सामने अपनी आंखों को देखते देखते अब विश्व के कई देश हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। जैसे कोविड के समय लगाए गए टीके का ऐप बना करके जो उसका रिकॉर्ड रखने का प्रयोग किया था कि निर्धारित समय में लाखों करोड़ों लोगों का भी जिस समय जिसको टीका लगना तभी लगने के लिए ये जो पद्धति बनाई है, मैं मान के चलता हूं कि इस सब चीजों को जोड़ करके जयराम जी में काफी गुंजाइश दी है और जनता भी सब जानती है। इसका लाभ निश्चित रूप से हमारा राज्य उठाएगा। आप सभी को मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के दोनों सदनों में जी राम जी जो हमारा अधिनियम 2025 है उसे मंजूरी दी। एक ऐसा बिल जो देश में ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा, एक ऐसा बिल जिसमें 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरी मिलेगी। मजदूरी भत्ते का प्रावधान है जिसमें कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजनाएं केंद्र से बनती है, जबकि इस बिल में ग्राम पंचायत को अधिकार रहेगा। परिवार का पंजीयन, रोजगार गारंटी, सभी काम की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। पंचायत जो काम चाहती है, राज्य सरकार जो चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी, तो वो सारे काम हो पाएंगे। 50% कामों का निर्णय करने का अधिकार हमारी पंचायतों को रहेगा। और सबसे बड़ा, मैं तो क्योंकि खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, जब किसान का समय रहता है बोनी और कटनी का, उस समय हमारे जी राम जी बिल के जो मजदूरी देने का काम है वो बंद रहेगा और बाकी दिन ये शुरू रहेगा, ताकि किसान को भी काम करने वालों की दिक्कत ना हो और मजदूरों को भी डबल काम मिल सके। जब खेती का काम है तो खेती का और बाकी समय हमारी योजना का। मैं समझता हूं कि एक ऐसा बिल जिससे गांव की अधोसंरचना का विकास होगा, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से गांव की जरूरत के हिसाब से काम कर पाएंगे। सरकार के ये बिल आपके बीच में, आपके माध्यम से नीचे तक जाए, इसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। और आगे बढ़ेंगे। जहां जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल और कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके ने मंडला जिले के नाम परिवर्तन का ऐलान किया था। निषाद राजभवन के सामने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मंडला जिले का नाम बदलने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और इस फैसले को जनभावनाओं के खिलाफ बताया। प्रदर्शन के दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं ने कहा कि मंडला जिले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, जिसे बदला जाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना जनमत और स्थानीय लोगों से चर्चा किए इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है, जो कि आदिवासी समाज और क्षेत्रवासियों की भावनाओं को आहत करता है। गोंगपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मंडला जिले के नाम परिवर्तन का फैसला वापस नहीं लिया गया तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। यहाँ की जो मंत्री हैं, जो यहाँ से विधायक भी हैं, उनका वक्तव्य भी है और आप देखेंगे कि शने शने कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका नाम परिवर्तन हुआ है। जैसे रामनगर का नाम परिवर्तन करके रामनगर कर दिया गया, जिससे कि यहाँ के लोग अपने पुरखों को भूल जाएं, पुरखों का जो गढ़ था, गौरव था, उसको भूल जाएं। इसी तरीके से यहाँ पर एक घाट था, उस घाट का भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है। एक बैंक का कोई मुझे बता रहा था, उस बैंक का भी नाम महिष्मती बैंक कर दिया गया है। तो शने शने उनका प्रयास है और अब उसको और बड़े स्तर पर पूरे मंडला के नाम को परिवर्तित करके यहाँ के लोगों को उनकी जड़ों से काटने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो ज्ञापन सौंपा है उसका मुख्य मुद्दा है कि मंडला जिले का नाम महिष्मती नगर न किया जाए। ऑफिशियली इस तरह की कोई कार्रवाई चल भी नहीं रही है। कल उसका स्पष्टीकरण भी जारी हो गया है। ऑफिस में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं चल रही। ज्ञापन दे दिया है और अब धीरे धीरे डिस्पर्स हो रहे हैं। वारासिवनी सामान्य परिक्षेत्र के अंतर्गत अनुभूतिवे कार्यक्रम कनकी वृत्त के बॉटनिकल गार्डन गवरावंश कक्ष में
आयोजित किया गया, जिसमें अब आपको बता दें कि मैं बाघ हम है बदलाव हम है धरती के दूत थीम पर 126 स्कूली छात्र छात्राओं को वन क्षेत्र में ट्रैकिंग सहित वनों के महत्व और अन्य जानकारी से अवगत कराया गया। इस दौरान विधायक विक्की पटेल, उप वन मंडल अधिकारी उप वन मंडल कटंगी, साबी आर सीरसाम, वन परिक्षेत्र अधिकारी छत्रपाल सिंह जाल मौजूद रहे। विद्यार्थियों को वन भ्रमण के साथ साथ ट्रैकिंग, वन्य प्राणियों के पगमार्क और निष्ठा आदि के अवगत कराया गया। मास्टर ट्रेनर सुरेंद्र बड़ीचार्य, प्रेरक विनय ढोरे, भवानी प्रसाद बिसेन, वन रक्षक द्वारा विद्यार्थियों को वनों का महत्व और वन्य प्राणियों, छोटे छोटे कीट पतंगों की सुरक्षा कैसे की जाए के संबंध में अनुभूति अनुसार फील्ड में बताया गया। देखिए, जैसे कि अनुभूति कार्यक्रम है जो हमारा वार्षिक आयोजन है वन विभाग के माध्यम से किया जाता है, इसका प्राइमरी उद्देश्य होता है कि बच्चों को एक ऐसे प्रयोग के माध्यम से प्रकृति के प्रति जागरूक करना, ताकि वो इस तरीके से ना लगे कि हम सीखने जा रहे हैं। उनको हम इस तरीके से व्यवस्थाएं देते हैं, ऐसी सुविधाएं देते हैं ताकि उनको ऐसा लगे कि हम प्रकृति भ्रमण भी कर रहे हैं, उसका अनुभव भी कर रहे हैं और उसको सीख भी रहे हैं। जैसे इसका मतलब आपको इसके शब्द में ही छुपा हुआ है अनुभूति। अनुभूति मतलब उस चीज को फील करना, प्रकृति को फील करना, उसका जो वातावरण है उसको महसूस करना, उसको ये महसूस करना कि हम इस प्रकृति का हिस्सा हैं। इसके प्रति एक सकारात्मक भाव पैदा करना व्यक्तियों के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर उसके प्रति प्रेम की भावना जागृत करना, साथ ही साथ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों से उनको अवगत कराना, ऐसी नॉलेज से उनको अवगत कराना जो मानव जाति के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए अनुनया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से इस वर्ष में ऊर्जस्विता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान भोपाल के सभागार में आयोजित इस सम्मान समारोह में शिक्षा, प्रशासन, समाज सेवा, स्वास्थ्य, मीडिया, राजनीति, संस्कृति, खेल और उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 25 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने की, जबकि पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मुख्य अतिथि रहे। निश्चित ही आज हमारी माही ओजस्विता के माध्यम से भोपाल, मध्य प्रदेश और भारत से उनने कुछ ऐसी बहनों को चुना है जो अपने अपने विभाग में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनका सम्मान आज यहाँ इस मंच के माध्यम से हो रहा है। मैंने माही जी के माध्यम से देखा है, हर साल वो कुछ ना कुछ नवाचार करती हैं और नए लोगों का सम्मान करती हैं और एक नई ऊर्जा उन्हें प्रदान करती हैं कि वो अपने विभाग में और अच्छा काम करें। देखिए, ओजस्विता जो है हमारी माही भजनी जो है इसके द्वारा संचालित संस्था और हर साल प्रदेश की, देश की, बल्कि विदेश से भी जो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने फील्ड में जो अच्छे काम करते हैं उन महिलाओं का सिलेक्शन करके और यहाँ पे उनको सम्मानित करना, मुझे लगता है कि अपने अपने फील्ड में सब अच्छा काम करता है, लेकिन उसमें से निकाल करके और यहाँ लाना और उन्हें सम्मानित करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। बैतूल जिले से डिजिटल ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ठगों ने कानून के नाम पर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को मानसिक कैद में रखकर 23,50,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच और सीबीआई अधिकारी बताकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया। कॉल के स्क्रीन पर सीबीआई और दिल्ली पुलिस लिखा हुआ था। ठगों ने बुजुर्ग को बताया कि उनके आधार कार्ड से दिल्ली में सिम लिया गया है, जिससे कि ब्लैकमेलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके नाम पर मुंबई के एक बैंक खाते में 3 करोड़ रुपए होने का दावा किया गया। जब बुजुर्ग ने आरोपों से इनकार कर दिया तो ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट घोषित कर दिया है। सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब ठगों ने नागपुर में रह रहे उनके पोते के अपहरण की धमकी दी। डर के साए में बुजुर्ग नागपुर से बैतूल पहुंचे और अलग अलग बैंकों से आरटीजीएस के जरिए 23.50 लाख रुपए ठगों के खातों में
में ट्रांसफर कर दिए। ठग 30 लाख की मांग कर रहे थे और इसी दौरान जब बुजुर्ग गोल्ड लोन लेने पहुंचे बैंक तो वीडियो कॉल पर सीबीआई लिखा देकर बैंक कर्मी सतर्क हो गए। मैनेजर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, तब जाकर डिजिटल ठगी का पर्दाफाश हुआ। फरियादी के द्वारा थानागंज आकर ये शिकायत की गई थी कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर वित्तीय धोखाधड़ी की गई है। इसमें साइबर ठगों के द्वारा लगभग 23,50,000 रुपए का फ्रॉड उनके साथ किया गया है और साइबर ठग और भी उनसे पैसे मांग रहे थे। उनको लगभग 3 से 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और जब उनसे ये बोला गया कि उनके पास जो गोल्ड है वो 2 नंबर का है और उसकी भी वो जांच करना चाहते हैं, तो उसका लोन करा के उसका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। जब फरियादी बैंक जाते हैं और अपना गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं वहां पे, तो जो वहां पे ब्रांच मैनेजर थे उनको डाउट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भी वो डिजिटल अरेस्ट थे और उनकी कॉलिंग चल रही थी। तो ब्रांच मैनेजर के द्वारा तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस वहां पहुंचती है और फरियादी के नंबर से 1930 पर कंप्लेन की जाती है। तो इस तरह उनके जो गोल्ड लोन के द्वारा जो पैसे जाने वाले थे उसको पुलिस के द्वारा बचाया जाता है। राय आमला के मेन रोड पर अचानक भीषण आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर 4 दुकानों को भारी नुकसान हुआ। देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया और दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग बुधराव लाडे, पंजाबराव लाडे और अशोक गणेशे की दुकानों में लगी। घटना की सूचना मिलते ही नगरपालिका परिषद मुल्ताई की फायर टीम और 8 नई नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और आगे बढ़ेंगे, जहां बैतूल जिले से बेहद चिंताजनक और शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां सोनागाड़ी क्षेत्र के शमशेर सिंह भोसले नगर, जिसे पारधी ढाना कहा जाता है, वहां विस्थापित पारधी समाज के दर्जनों परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। भीषण शीतलहर के चलते बीच न तो सिर पर छत है और न ही ठंड से बचाव के लिए अलाव और न ही प्रशासन की मौजूदगी। ये वही बस्ती है जहां बरसात के मौसम में आश्रय के अभाव में भीगने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन मौतों ने सिस्टम को नहीं झकझोरा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जलाऊ लकड़ी और अलाव के लिए ग्राम पंचायत सचिव से कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन न मदद मिली न जवाब। कलेक्टर से मिलने इसलिए आया है कि हमारे सोना घाटी में पारधी समाज का जो ढाना है वहाँ पे बहुत ठंड का प्रकोप है और इतनी ठंड पड़ रही है कि उनके पास में होने बिछाने के लिए बस्ती में कुछ नहीं है। बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं ठंड से। तो कलेक्टर मोदी जी से हम निवेदन करेंगे कि सर हमको कुछ सहायता कमल की दिलाई जाए और ठंड से बचाया जाए और लकड़ी की कुछ मदद नगर पालिका से हो जाए। बस इतना ही बोलने आप कलेक्टर साहब से। कितने परिवार रहते लगभग वहाँ? 100 परिवार के लगभग है। सरकार से कोई मदद मिलती है? अभी कुछ मदद नहीं मिली। बैगा समाज की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने और पारंपरिक लोक खेलों के संरक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से कलेक्टर मृणाल मीणा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा बैगा महोत्सव का आयोजन 17-18 जनवरी को प्रगति मैदान मलाज खंड में किया जा रहा है। इस महोत्सव के प्रति जन जागरूकता और अधिक से अधिक बैगा जनजाति के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 7 जनवरी को बहर बिरसा और परसवाड़ा विकासखंड के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई। बैगा महोत्सव के अंतर्गत चयनित टीमों और प्रतिभागियों के बीच नॉकआउट फाइनल मुकाबले 17 और 18 जनवरी को प्रगति मैदान में आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव के दौरान कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल जैसी खेल प्रतियोगिताएं होंगी और ये आयोजन बैगा समाज के खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सशक्त और प्रेरणादायी मंच सिद्ध होगा। साथ ही पारंपरिक खेलों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी बनेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।